Hello friends, this is Aparna. Welcome back once again to Adarsh IAS Academy. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को, और स्टार्ट किया था क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि अगले क्लास में हमें क्या पढ़ना है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जैसा मैंने आपको बताया था कि सारे किंगडम्स जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है और प्लांटी और एनिमेलिया, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा से। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा 5 जगत वर्गीकरण का फर्स्ट किंगडम है, जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें रखे गए ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। कैसे हैं ये? माइक्रोस्कोपिक हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते। इसको आप सिर्फ कब देख सकते हैं? जब आपके पास माइक्रोस्कोप हो। ठीक है, तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं कि किस आधार पे मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया गया था, कैसे ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा गया था। तो फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकी है। ठीक है, तो एक कोशिकी, इसका मतलब आप देखिए, यूनि का मतलब क्या होता है? एक, और सेल्युलर का मतलब क्या होता है? सेल। सेल यानी कोशिका, एक कोशिका। तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिका, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना सारा काम सिर्फ एक ही सेल के माध्यम से कर लेते हैं। फिर चाहे वो इंजेक्शन हो, फूड को अंदर लेना हो, उसको डाइजेस्ट करना हो, या फिर उसे इजेक्ट करना हो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को, इन सारे ही काम में उनकी सिर्फ एक ही सेल इन्वॉल्व रहती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर। इसको मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस थोड़ा किया था, पर मैं फिर से एक बार इसलिए बता रही हूँ ताकि हो सकता है कोई नया बच्चा जुड़ा हो और आपने अगर पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ से थोड़ा सा उसको देख लीजिए। उससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि 5 किंगडम में हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वर्ड भी 2 शब्दों से मिलके बना है। एक है प्रो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी बहुत आदिम, बहुत पुराना, बहुत एंशिएंट टाइम का, बहुत प्राचीन काल का। ठीक है, और कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं केंद्रक। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका केंद्रक बहुत पुराने टाइप का है, या कह सकते हैं बहुत कम डेवलप है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है ना। जिसमें आप पॉइंट्स में लिख लेंगे, प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट, कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है, पाई नहीं जाती। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कोशिका झिल्ली क्या होती है? अब्सेंट होती है, और उसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, है ना, जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं, वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए एक सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है ना, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ऐसे बिखरा हुआ है, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई झिल्ली नहीं है जिसको कवर कर रही हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स, जिनका जेनेटिक मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ सा हो। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो सेल वॉल इसमें आप प्रेजेंट भी हो सकती है और अब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है, अब ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मोनेरा में रखा गया है और उसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है? तो उसका आपको आंसर क्या मिल जाएगा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और प्रेजेंट और अब्सेंट इनके पास ऑप्शन है। कुछ मैं एग्जांपल मैं भी आपको दूंगी जिसमें प्रेजेंट भी हो सकते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनकी हिंदी और इंग्लिश यही है। इनको आप बोल सकते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल।
तो आपको पता है शैवाल क्या होते हैं, एक तरह से फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं, है ना। तो इनमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। पर अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि मोनेरा किंगडम में ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म रखा गया है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। आपको मैं फोटो दिखा देती हूँ उसकी। ये है स्ट्रक्चर किसका, माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटी सेल है आपकी, ठीक है, सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्मा, जिसकी साइज होती है 0.2 से 0.5 मिलीमीटर। तो ये आप याद रख सकते हैं। माइकोप्लाज्मा होते कैसे हैं, ये पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब डिजीज कॉजिंग, जो बीमारी पैदा करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, है ना। ये मिल सकते हैं फंगल इन्फेक्शन टाइप के उसमें। तो माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, पैथोजेनिक, जो डिजीज कॉज करते हैं। इनकी साइज क्या होती है 0.2 से 0.5 mm, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं इसमें साइनोबैक्टीरिया की बात कर लें। साइनोबैक्टीरिया में आप देख रहे हैं ये डायग्राम बना हुआ है जो आपको नीला और हरा दोनों ही कलर का दिख रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि साइनोबैक्टीरिया का ही नाम क्या है, नील हरित शैवाल। तो नीला और हरा ये दोनों ही दिखाई दे रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, इसको क्यों नीला हरा कहा जाता है, क्योंकि शैवाल तो हम पढ़ते हैं कि ग्रीन कलर के होते हैं। तो नीला कलर इसको प्रोवाइड करता है, इसके पास पिगमेंट होता है फाइकोसाइनिन। कौन सा, फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन पिगमेंट इसको ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वैसे भी साइनोबैक्टीरिया में ये जो सायन वर्ड है, CYAN, सायन वर्ड का इटसेल्फ मतलब होता है क्या, टर्कोइज ब्लू। टर्कोइज ब्लू। अब टर्कोइज ब्लू आपको लग रहा होगा कि क्या होता है, ये जो कलर आपको दिख रहा है, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये कलर, ये कौन सा कलर होता है, टर्कोइज ब्लू, ठीक है। तो इस वर्ड का ही मतलब होता है, सायान मतलब होता है टर्कोइज ब्लू। और इसके साथ ही है नील हरित शैवाल। तो इसमें हरित वर्ड का मतलब क्या है, ग्रीन। और ग्रीन कलर इसको कौन सा पिगमेंट प्रोवाइड करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल आप पहले से भी जानते होंगे, क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसकी हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सिंथेसिस कर सकते हैं, यानी खुद अपना खाना बना सकते हैं, ठीक है। तो नील हरित शैवाल आपको समझ में आ गया होगा। साइनोबैक्टीरिया को ही नील हरित शैवाल कहते हैं। इसको नीला कलर प्रोवाइड करता है पिगमेंट फाइकोसाइनिन, और ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल। और सायन वर्ड का खुद ही मतलब होता है क्या, टर्कोइज ब्लू। तो टर्कोइज ब्लू का ये जो कलर आपको शेडेड हल्का ये ब्लू दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ये मैं हाईलाइट करती हूँ, ये पार्ट, ये क्या है, सायान मतलब टर्कोइज ब्लू, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा कि किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनमें सेल वॉल हो भी सकती है और सेल वॉल नहीं भी हो सकती। सेल वॉल प्रेजेंट किस में होगी, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे, ठीक है। और एब्सेंट होते हैं किसमें, माइकोप्लाज्मा में। फिर रखे दोनों किस में गए हैं, मोनेरा में। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी किससे होती है, इसको भी हम डिस्कस कर लें। तो ये आपको एक बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, यानी कोशिका भित्ति ऑफ जीवाणु। तो आप इसको साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकॉन का हिंदी भी यही है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया जो जीवाणु है उनका सेल वॉल बना होता है, कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। अब आप फर्दर जानना चाहें कि पेप्टिडोग्लाइकॉन होता क्या है, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड। तो हमने क्या सीखा कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी किससे होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन को। इसी को कहीं कहीं पे म्यूरिन भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी हिंदी और इंग्लिश सेम ही है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको सेम वर्ड याद रखने हैं। साइंस में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका हिंदी और इंग्लिश सेम ही होता है।
तो कहीं कहीं पे आपको म्यूरिन भी मिल सकता है या फिर पेप्टिडोग्लाइकन, ज़्यादा ट्रेंड में है ये वर्ड, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, माइकोप्लाज्मा के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। अब बैक्टीरिया का ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मैं अभी कह रही थी पिछली स्लाइड में कि जो मोनेरा में ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, ऐसे फैला हुआ होता है, कोई न्यूक्लियर, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है इसको बाउंड करने के लिए, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, है ना, ये जो इसका मटेरियल है ऐसा क्या है, बिखरा हुआ है। ये छोटे छोटे जो ग्रेनुलर आपको दाने दिख रहे हैं क्या है, राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स किसके हेल्प में काम आते हैं, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। तो इनका जेनेटिक मटेरियल देखिए, यहाँ पे कोई अगर कोई ऐसी बाउंड्री है क्या जिनके अंदर ये बंद हो, नहीं है, है ना। तो अभी मैं यही कह रही थी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है और सेल ऑर्गेनेल में कौन आ जाएगा, राइबोसोम। तो इनके लिए कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं खिंची हुई है, ये सेल में ऐसे ही सस्पेंडेड है, ऐसे ही बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो प्रोकैरियोट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको क्या मिल जाएगा, बैक्टीरिया। इस डायग्राम से आई होप मैं जो कहना चाह रही हूँ आप समझ पा रहे होंगे। What is this? Just 1 minute guys. ठीक है, तो यहाँ मैं यही कह रही थी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, बिखरा हुआ है, और इसके जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो भी इसी में सस्पेंडेड पड़े हुए हैं। राइबोसोम को कोई बाउंड्री ने घेर नहीं रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, मोनेरा में हमने देख लिया यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, सेल वॉल प्रेजेंट है कि एब्सेंट, किसमें प्रेजेंट है किसमें एब्सेंट है ये मैंने बता दिया आपको। अब इसका हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएगा आपको, यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं कि या तो ऑटोट्रॉफिक होंगे ये या फिर हेटेरोट्रॉफिक होंगे। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना, हेटेरोट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन उसका, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड हो, खुद पे डिपेंड हो। यानी कि सिंपल भाषा में आप कहें कि अपना खाना वो स्वयं बना सकते हैं, किसी और पे उनकी डिपेंडेंसी नहीं है, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरो का मतलब होता है ऑन अदर्स, डिपेंड होंगे किस पे, दूसरों पे, डिपेंडेंट ऑन अदर्स, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जैसे हम और आप, है ना, हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम डिपेंड हैं किस पे, प्लांट्स पे। अब आपके मन में ये तो नहीं आ रहा है कि हम तो खुद ही खाना बनाते हैं, प्लांट्स आके नहीं बनाते हैं, तो इसका मतलब वहाँ खुद खाना कुक करने से नहीं है, खुद खाना प्रोड्यूस करने से है। यू कैन कुक बट नॉट प्रोड्यूस। प्रोड्यूस कौन करेगा, प्लांट्स, ठीक है। आप उसके प्रोड्यूस किए हुए ग्रेन्स को आप कुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप में कौन आ जाएंगे, सिंपली प्लांट्स आ जाएंगे, एल्गी आ जाएंगी, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या हो, क्लोरोफिल। और हेटेरोट्रॉप्स में उनके अलावा जितने रह गए आप उसमें डाल दीजिए। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होता है सेप्रोट्रॉप, तो उसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो वेट करिए उसका, ठीक है। तो ये डिस्कस हो गया, इसका कलर मैंने बता दिया। अब आपको एक और ये अच्छा सा डायग्राम दिख रहा है, बीड्स जैसा लग रहा है, जैसे मोतियों की माला टाइप की। तो ये डायग्राम आपको मोती की माला दिखाने के लिए नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, इसका नाम होता है एनाबीना। क्या होता है, एनाबीना, ठीक है। अगली स्लाइड में इसका नाम मैंने लिखा है, देख लीजिए। एनाबीना, यहाँ पे ये एनाबीना क्या है, एक एनाबीना भी साइनोबैक्टीरिया का ही एक फॉर्म है ना, उसी से मिलता जुलता।
चलिए देखते हैं हम। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी, एनाबीना की। एनाबीना में ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है, हेल्प करते हैं ये नाइट्रोजन फिक्स करने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। आपने पढ़ा होगा कि जो दलहनी पौधे होते हैं, दाल जिनसे मिलती हैं ना, चना है, तुअर है, ये सारी दालें जिनमें मिलती हैं, उनको बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन कर सकता है, ये हेटेरोसिस्ट जो एनाबीना में प्रेजेंट हैं। इसी का ही साइनोबैक्टीरिया के ही एग्जाम्पल हैं एक तरह से। और उसी इसके साथ ही एक और आपने नाम सुना होगा, नॉस्टॉक। एनाबीना और नॉस्टॉक, तो आप इसके एग्जाम्पल में यहाँ ऐड कर सकते हैं नॉस्टॉक, है ना। तो एनाबीना और नॉस्टॉक दो ऐसे साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं, किसमें, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से आप देखिए एक और आपको नया एग्जाम्पल दिख रहा होगा, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया का काम क्या होता है, मोनेरा को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, है ना। मोनेरा को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तो है आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, फर्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया, सेकेंड है क्या, यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया को भी, आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव। इनके थोड़े से कैरेक्टर्स आप जान लीजिए। मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव मतलब कि सबसे प्राचीन, सबसे पहले कौन आया, आर्कीबैक्टीरिया आप कह सकते हैं, है ना। क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया से मॉडिफाइड बैक्टीरिया कौन थे, यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो मोस्ट प्रिमिटिव में आप किसका एग्जांपल दे सकते हैं, आर्कीबैक्टीरिया का, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, सबसे प्राचीनतम कौन थे, आर्कीबैक्टीरिया। अब मोस्ट प्रिमिटिव होंगे तो मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर होगा इनका। मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि केवल बहुत मिनिमम स्ट्रक्चर इनके पास थे। क्या थे, जैसे एक सेल में क्या हो सकता है, सिंपली साइटोप्लाज्म हो सकता है, न्यूक्लियस हो सकता है और सेल मेम्ब्रेन हो सकती है। तो बस सिर्फ तीन बेसिक स्ट्रक्चर इनके पास थे, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और ना ही अदर सेल ऑर्गेनेल्स इनके पास प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये हो गया मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको भी फर्दर आप तीन एग्जाम्पल इसमें आपको मिलेंगे पढ़ने को। एक होते हैं हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कितना भी एक्सट्रीम मेराइन उसका इन्वायरमेंट हो, उसमें वो सरवाइव कर जाएंगे, है ना। मतलब कितना भी नमक वाला पानी हो, मेराइन वाटर मतलब साल्टी वाटर, है ना। तो कितना भी एक्सट्रीम सॉल्टी वाटर हो, उस पर ये सरवाइव कर जाएंगे। बहुत ये रिजिड टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, इन पे बहुत टेम्परेचर का और सेलाइन वाटर का, है ना, इन सब का असर ज़्यादा नहीं होता है। ये किसी भी कंडीशन में मतलब सरवाइव कर पाते हैं। तो हेलोफाइल्स में आ जाएंगे जो कैन सर्वाइव इन मेराइन वाटर, कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम मेराइन वाटर। एक्सट्रीम वर्ड बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रिजिड टाइप के हैं, इन जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते। एक्सट्रीम मेराइन वाटर, मेराइन वाटर मतलब लवण युक्त पानी, लवणीय वाटर, मेराइन वाटर। फिर सेकंड क्या होते हैं ये, मेथेनोजेन, मैथेनोजेन। मैथेनोजेंस क्या होते हैं, दैट कैन प्रोड्यूस मेथेन। नाम ही अलग है इनका, जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है मेथेन, है ना। तो जो प्रोड्यूस कर सके क्या, मेथेन। मेथेन
को बना सके, है ना। तो मीथेन का फॉर्मूला लिख दिया मैंने CH4, आप लिख लीजिएगा। मीथेन गैस ये इवॉल्व कर सकते हैं कौन, आर्के बैक्टीरिया। थर्ड होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, या शायद यहाँ समझ आ जाए आपको। थर्ड होते हैं कौन, थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, थर्मो मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान, मतलब कितना भी एक्सट्रीम टेम्परेचर हो उसमें भी ये सरवाइव कर जाते हैं। कौन, आर्के बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा, मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं, सबसे पुराने कौन है ये, यानी आप कह सकते हैं सबसे पहले कौन आए अर्थ पे, आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, अब जब सबसे पुराने हैं तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट इनका हुआ नहीं था, तो मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर किसका होता है, आर्के बैक्टीरिया का। फिर इनमें भी 3 पार्ट आपको मिलेंगे पढ़ने को इनके। एक होता है हेलोफाइल, हेलो का मतलब क्या होता है, मेराइन वाटर से रिलेटेड होते हैं, समुद्री जल से, है ना। तो कितना भी लवणता हो समुद्री पानी में ये वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मेथेनोजेंस, ऐसे आर्के बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करें क्या, CH4। तो जहाँ पे मेथेन का कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है वहाँ इन बैक्टीरिया का यूज कर लिया जाता है। जैसे गोबर गैस वगैरह बनाने में कौन सी गैस हेल्प करती है आपको, मेथेन, तो वहाँ उन आर्के बैक्टीरिया का यूज़ हो जाता है। फिर थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स ऐसे आर्के बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाएँ। तो आई होप आपको आर्के बैक्टीरिया से क्लियर होगा। अब आते हैं, हम मूव करते हैं यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया को, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। यू बैक्टीरिया में हमको पढ़ना क्या है, अभी मैंने कहा कि आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया जो थे वो थोड़े से डेवलप टाइप के बैक्टीरिया थे। क्या थे, ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या थे, ट्रू बैक्टीरिया। अब ट्रू बैक्टीरिया होंगे तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, है ना, सेल वॉल प्रेजेंट, कोशिका भित्ति होगी इसके अंदर। दूसरा क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य इसमें उपस्थित होगा। और तीसरी बात क्या होगी इसमें कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि सेल ऑर्गेनेल भी कुछ कुछ प्रेजेंट होंगे। जैसा आप ये डायग्राम जस्ट इसके बगल में देख पा रहे हैं, क्या है, एक बैक्टीरिया, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है बिखरा हुआ है, क्योंकि हैं तो अभी भी ये प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और ये जो आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये क्या है, सारे राइबोसोम्स, है ना। तो इनके जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जैसे राइबोसोम, इसके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, बिखरे हुए हैं, जैसे ये दिख रहे हैं आपको, सस्पेंडेड पड़े हुए हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो भी क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया यू बैक्टीरिया। इस डायग्राम को मैंने पहले ही आपको अच्छे से बता दिया है, तो यहाँ से बस इतना ही। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्या पढ़ा हमने इस स्लाइड में। किंगडम मोनेरा को डिस्कस किया। किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, इनका सारा काम एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, फिर पढ़ा हमने कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी, तो इसमें आप लिख लेंगे मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक होते हैं या हेट्रोट्रॉपिक। तो ये मोड इनका हो सकता है, जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो ऑटोट्रॉपिक, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा वो अपना फूड किससे ले लेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, बाय ऑब्जर्वर। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि जो हेट्रोट्रॉपिक होंगे वो अवशोषण के द्वारा इसको ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इनके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, साइनोबैक्टीरिया को, माइकोप्लाज्मा को और बैक्टीरियाज को हमने देखे। फिर इसके बाद एनाबिना और नॉस्टॉक को मैंने बताया, इनके यूजेस कहाँ यूज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, फर्दर मोनेरा को 2 किंगडम में बांटा गया, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया के पार्ट्स हमने डिस्कस किए और यू बैक्टीरिया के। तो आई होप मोनेरा किंगडम में आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि कैसे ये आए, डेवलप हुए और इनके यूजेस क्या हैं। बैक्टीरिया के भी यूज आप जान लीजिए। बैक्टीरिया तो वैसे साउंड करता है कि
आपको नुकसान ही पहुंचाता है, बट सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाता, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया गुड में आपको जो हेल्प करें और जो पैथोजेनिक होंगे, डिजीज़ कॉजिंग होंगे, वो क्या कहलाएंगे, बैड बैक्टीरिया आपके लिए। तो गुड बैक्टीरिया के एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि दूध से दही का जमना है ना, तो उसमें कौन हेल्प करता है, एक बैक्टीरिया हेल्प करता है, क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस। फिर सेकंड, आप जो चीज़ बनता है, चीज़ जिसको आप खाते हैं बहुत टॉपिंग लगा करके विथ एक्स्ट्रा चीज़ ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा वगैरह में, है ना, तो वो भी किसके द्वारा फर्मेंट होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। और आपकी गट्स में, गट्स यानी कि आप कह सकते हैं जो इंटेस्टाइन होता है, आंत होती है, आंतों में भी पाया जाता है आपका बैक्टीरिया, जो आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के यूजेस हो गए। आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर होगी। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है हमारी नया किंगडम के साथ हम हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा में हमें क्या पढ़ना है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब जान लीजिए अब आप। यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में रखे गए जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट था, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस से क्या मतलब है मेरा, ऐसे न्यूक्लियस जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, उनके पास सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे वो किसमें पैक्ड थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, नाभिकीय झिल्ली के अंदर उनके कोशिकांग पैक्ड थे। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाए, यूकैरियोटिक। उनको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में। और इसके साथ ही एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, ये भी क्या थे, यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर आपको मैंने अभी पिछला डिस्कस किया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सारा काम एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किया जा सके, तो प्रोटिस्टा भी क्या थे, यूनिसेल्युलर थे, बट ये यूकैरियोटिक थे। मोनेरा में हमने क्या पढ़ा, ये यूनिसेल्युलर थे बट प्रोकैरियोटिक थे। ठीक है, तो ये यूनिसेल्युलर हो गया, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर थर्ड है, मोस्टली ये एक्वेटिक एनिमल थे, जलीय। कहाँ मिलते हैं ये, कैसे हैबिटेट में, ज़्यादातर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जहाँ पे पानी अवेलेबल हो। ठीक है, फिर ऑटोट्रॉपिक मोड है न्यूट्रिशन का, या फिर हेट्रोट्रॉपिक, ये अपना फूड खुद बनाते हैं या फिर डिपेंड होते हैं किसके पर, दूसरों पे, है ना। तो अब देखिए, जैसे आपको ये एल्गी दिख रहा है, एल्गी क्या होगा, यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है, इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी कि क्या कह सकते हैं आप, स्वपोषी। ठीक है, और जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद बना नहीं सकते, डिपेंड होते हैं दूसरों पे, तो ये परपोषी हो गया, हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों शो करते हैं, या तो ऑटोट्रॉपिक कर सकते हैं अगर क्लोरोफिल है, और नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉपिक। आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, 3 स्पीसीज दिख रही हैं आपको यहाँ पे। एक क्या है, ये अमीबा है, अमीबा। ये क्या है, पैरामीशियम। और ये जो ग्रीन सा दिख रहा है सुंदर सा, ये क्या है, यूग्लिना। इनके हिंदी में भी यही नाम है। ठीक है, तो देखिए इनमें आपको 3 स्ट्रक्चर हैं, सेम ही किंगडम में रखे गए हैं, पर इनके अंदर थोड़ी थोड़ी डिसिमिलरिटी दिख रही है। किसकी, आपको दिख रहा है अमीबा के अंदर ये आउटर प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर है, मतलब बाहर की ओर उभरे हुए क्या दिख रहे हैं आपको, ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक है, पैरामीशियम में आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलिया। सिलिया, ठीक है। और यूग्लिना में आपको ये एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला।
सिलिया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पक्षमाभ। क्या बोलते हैं? पक्षमाभ। फ्लैजिला को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कशाभ, है ना, कशाभिका। ठीक है, और ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फीट, मतलब झूठे पैर। इसके पास एक्चुअली में पैर होते नहीं हैं, पर जहाँ ज़रूरत पड़ती है जिस साइड ये उधर बना लेता है, नकली पैर होते हैं इसके पास, है ना। तो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया होता है फीट। तो एक ही किंगडम में रखे गए 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो मोड है मतलब लोकोमोशन करने के लिए, मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो तीनों में अलग अलग है। अमीबा क्या यूज करता है? स्यूडोपोडिया, है ना, अपने झूठे पैर। पैरामीशियम किसके थ्रू मोशन करता है? सिलिया के थ्रू, जिसको आप पक्षमाभ बोलते हैं, है ना। ये ऐसे जो सिलिया है थोड़े से ऐसे आपको ऐसे, अगर आप इसका GIF देखेंगे तो लगेगा कि फ्लोट करते हुए ये जा रहे हैं, है ना। ये हेल्प करते हैं सिलिया। और यूग्लिना को हेल्प कौन करता है? फ्लैजिला, जिसको आप क्या बोलते हैं? कशाभ। ठीक है, अब देखिए आपको इन दोनों तीनों डायग्राम को देख के लग रहा होगा कि ये तो इसमें कोई ग्रीन पार्ट नहीं है, बट जो यूग्लिना है, यूग्लिना में मैंने कुछ ग्रीन सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। ठीक है, तो यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इनसे अलग है, इनके साथ होते हुए भी। कैसे? जैसे मैंने कहा स्वपोषी भी हो सकते हैं ये और परपोषी भी हो सकते हैं। तो ये तो परपोषी हैं, अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड है, बट यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो स्वपोषी भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है और परपोषी भी। कैसे? यूग्लिना के पास ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल। तो जब इनको सनलाइट अवेलेबल होती है तब उस टाइम पे एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक। बट जब इनको सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, धूप नहीं मिल पाती है, तब ये क्या करते हैं? अपना फूड दूसरे एनिमल से ले पाते हैं, है ना। तो यूग्लिना क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी शो कर पाता है और हेट्रोट्रॉपिक भी। इनके साथ ये चीज़ नहीं है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल एब्सेंट है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। यूग्लिना क्या होता है? स्वपोषी। तो आप कह सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको कि यूग्लिना क्या है? स्वपोषी और परपोषी के बीच का क्या है? एक योजक कड़ी है जिसको जोड़ता है ना। ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप के बीच में आता है क्योंकि दोनों ही कंडीशन को ये शो कर पाता है। ठीक है, तो यूग्लिना को आप लिख सकते हैं योजक कड़ी, स्वपोषी और परपोषी की योजक कड़ी। इसका आंसर क्या होगा? यूग्लिना। ठीक है, तो ये हो गया। अब कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है कि एब्सेंट? तो आप जान लीजिए कि कोशिका भित्ति इनमें क्या होती है? एब्सेंट होती है, मतलब अनुपस्थित होती है। बट एक्सेप्शन किसको छोड़ के? एक्सेप्ट यूग्लिना। यूग्लिना में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है तो ये सेल वॉल कैरी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। शैवाल मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। डायटम भी एक काइंड ऑफ शैवाल ही है, शैवाल की ही प्रजाति का है। प्रोटोजोआ मैंने बता दिया, प्रोटोजोआ में तीनों आ जाएंगे, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है, तो आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर होगी। मैंने क्या पढ़ाया? प्रोटिस्टा किंगडम में उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कि यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये दोनों शो कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी और हेट्रोट्रॉपिक भी। फिर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है जनरली, सब में एब्सेंट होती है, बस प्रेजेंट किस में होती है? यूग्लिना में। तो ये बहुत ही खास है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा, इससे सवाल बनते हैं। फिर उनके हमने जनरल एग्जाम्पल देख लिए। तो आई होप आई एम क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम। इसको इरेज कर दूं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी
थर्ड किंगडम जिसका नाम है क्या, कवक या फंगी। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छा सा डायग्राम दिख के याद आ गया होगा कि कवक में हम किसको रखते हैं, मशरूम वगैरह को। तो चलिए इनके भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। कवक क्या होते हैं, ये मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर, बट एक कवक ऐसा होता है जो यूनिसेल्यूलर होता है, जिसका एग्जाम्पल आपको मैंने पहले बताया है, ईस्ट, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द फंगस आर मल्टी सेल्यूलर एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट को छोड़ दीजिए, बाकी ज़्यादातर क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मैंने आपको पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है नाभिकीय झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा आई थिंक। अब हम पढ़ते हैं इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पिछली स्लाइड्स में हमने दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, सैप्रोट्रॉपिक। तो सैप्रोट्रॉपिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करते हैं, यानी कि डेड एंड डिकेइंग पदार्थ से। डेड एंड, डेड हो गया खत्म, है ना, डिकेइंग हो गया, जो चीज़ मर गई है वही तो सड़ेगी। ठीक है, तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से ये अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रॉप होंगे या हेटेरोट्रॉप, तो आप ध्यान रखिएगा ये हेटेरोट्रॉप होंगे। क्यों, क्योंकि डिपेंड है ना किसी सड़ी हुई गली हुई चीज़ के पीछे, खुद तो नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरली हेटेरोट्रॉप होगा, और स्पेशलाइज्ड करेंगे आप तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, सेल वॉल की। सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है, फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वो सेल वॉल बनी होती है किसकी, काइटिन की, है ना। तो काइटिन, CHITIN, काइटिन। ठीक है, अब काइटिन होता क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, जटिल शर्करा। ठीक है, यानी किसके बनी होती है इनकी सेल वॉल, कॉम्प्लेक्स शुगर की, जिसको आप क्या बोलते हैं, काइटिन की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कहीं भी ये उग जाते हैं जहाँ भी डेड और डिकेइंग मैटर होता है। तो इनके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है मशरूम। ठीक है, तो इनके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ता, ये सड़ी गली चीज़ों पे अपने आप उग जाते हैं। ठीक है, कुकुरमुत्ता आपने सुना होगा इसको, है ना, इसकी लेकिन खेती भी की जाती है और बड़े उस पर ये सेल भी होता है कॉमर्शियल स्केल में, बट उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, बट नॉर्मली ये उग जाते हैं। ठीक है, सेकेंड ये हो गया मशरूम। ईस्ट अभी मैंने बताया कि यूनिसेल्युलर में कौन आएंगे, ईस्ट। ईस्ट का यूज क्या होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में। कहाँ यूज होता है ये, बेकरी में। बेकरी जहाँ पे केक पेस्ट्रीज वगैरह बनती हैं, डोनट्स आपने सब खाए होंगे, पिज़्ज़ा वगैरह, है ना। तो ये यूज कहाँ होता है, बेकरी इंडस्ट्री में। मशरूम का यूज आप क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल बनती है इसकी, सूप बनते हैं। ठीक है, और रस्ट क्या है, रस्ट तो खराब ही करता है चीज़ों को, है ना, घुन लग जाना जिसपे। तो रस्ट भी किसका एग्जाम्पल है, कवक का। कवक बहुत सारी डिजीजेज भी कॉज करते हैं, है ना। ये जो दांत खास खुजली आप पढ़ते हैं, ऐड आता है टीवी में, वो किसका एग्जाम्पल है, फंगस का ही है। ठीक है, तो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो स्किन रिलेटेड डिजीजेज होती हैं किस में आती हैं, फंगस में। ठीक है, और एक ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल हर घर में देखने को मिलता है, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है ब्रेड का। ठीक है, क्या है, ब्रेड की स्लाइड, पानी तो नहीं आ रहा मुंह में, है ना, क्योंकि ये सड़ी हुई ब्रेड है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं ब्रेड में आपने देखा होगा फंगल ला के आप रख दीजिए, फ्रीज वगैरह में ना रखिए, तो थोड़े दिन बाद उसमें ब्राउन कलर का ऐसे ग्रीनिश टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखने लगता है। वो क्या है, फंगस। फंगस क्या करते हैं, ऐसे ही ग्रो करते हैं और स्पोर्स के थ्रू, ये इनका स्पोरेंजियम होता है, ये बस्ट होता है, तो यहाँ से ये
ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स ऐसे निकल करके और पूरे स्प्रेड हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से अगर थोड़ी सी फंगस लगी है तो बहुत जल्दी वो स्प्रेड होकर के पूरी ब्रेड को ख़राब कर देता है। तो ये आपके डेली लाइफ में आपने इसको देखा होगा। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा फंगस में, ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक होता है और सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है जो बनी होती है एक जटिल शर्करा की, कॉम्प्लेक्स शुगर की। इनके एग्जाम्पल्स ईस्ट, मशरूम और रस्ट। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा होगा प्लांटाई किंगडम पे, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पिछला वाला आप देख लीजिएगा अगर उसमें से, ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती रहे, तब नेक्स्ट वीडियो देखा करिए तो ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो थैंक यू गाइज, आज की क्लास के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।